जय हिंद दोस्तों, मैं हूं करीना चौहान राजपूत और आप देख रहे हैं विजन 2047 आरंभ से प्रचंड। दोस्तों, मान लीजिए कि एक महीने बाद जो है इंडिया का जो है वर्ल्ड कप का मैच है। वर्ल्ड कप आप जानते हो क्रिकेट का वर्ल्ड कप होता है, तो उसमें मान लीजिए कि इंडिया की टीम जो है पार्टिसिपेट करने वाली है और उसके लिए जो है इंडिया के जो हमारे कोच है वो बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं, दिन रात एक करके जो है अपने प्लेयर्स के लिए बेस्ट इक्विपमेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, हर तरह की टैक्टिक्स उन्हें सिखा रहे हैं कि किस सिचुएशन में आपको कैसे रिएक्ट करना है, कैसे आप जो है अलग अलग सिचुएशन में अगर कोई डिफिकल्ट टाइम आता है तो वहाँ पे कैसे रिएक्ट करना है, कौन सी चीज़ कब करनी है, वो सारी चीज़ें हमारे कोच जो है उन्हें सिखा रहे हैं और बेस्ट मेंटरिंग उन्हें प्रोवाइड की जा रही है। लेकिन हमारे जो प्लेयर्स है वो उतने ज़्यादा वो नहीं दिख रहे हैं कि डेडिकेशन उनके अंदर नहीं दिख रहा है अपने टीम को लेकर, अपने एफर्ट्स को लेकर, क्योंकि यार एक प्लेयर के को आप देखकर ही समझ जाते हो कि नहीं कर रही है, उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही है, प्रैक्टिस नहीं कर रही है, तो कोच के एफर्ट से कुछ नहीं होने वाला है। क्या हम मान सकते हैं कि कोच अपना 100% दे रहा है, बहुत अच्छे से अच्छे, मतलब मान लो कि वर्ल्ड का बेस्ट कोच इंडिया टीम के पास है, लेकिन हमारे प्लेयर्स अच्छे से मेहनत नहीं कर रहे हैं, अपनी परफॉर्मेंस अच्छे से नहीं दे रहे, तो क्या इंडिया वर्ल्ड कप जीत सकती है? जी नहीं दोस्तों, बहुत ही क्लियर आंसर में नहीं। क्योंकि यार आपका कोच कितना ही अच्छा हो जाए, वो सिर्फ स्टेडियम के बाहर ही खड़ा रहना है, वो स्टेडियम के अंदर आके उनकी जगह पे प्ले नहीं कर सकता है। खेलना उन प्लेयर्स को ही पड़ेगा जो इंडिया टीम की तरफ से पार्टिसिपेट कर रहा है क्रिकेट टीम में। तो अब बात आती है कि यार इस स्टोरी का कंक्लूजन क्या है, भाई आप कहना क्या चाहते हो, हमें ये थोड़ा साफ शब्दों में बताओ। मेरे कहने का ये मतलब है, जरा इसको अलग तरीके से, अलग नजरिए से देखते हैं। मान लीजिए जो हमारी इंडिया टीम है वो है हमारे 140 करोड़ लोग। जी हाँ दोस्तों, और जो हमारे कोच साहब है वो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अब मान लीजिए कि हमारे कोच तो यार बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं हर तरह से, जितना कैपेसिटी है उनकी, जितना वो एफर्ट दे सकते हैं। सुनने को भी मिलता है कि वो दिन में जो है पूरे दिन में 3 से 4 5 घंटे ही मैक्सिमम सोते हैं, बाकी पूरा टाइम अपने देश के लिए देते हैं, अपने 140 करोड़ लोगों के लिए, उन प्लेयर्स के लिए देते हैं, उनके जो है उत्थान के लिए देते हैं। लेकिन क्या फिर भी इंडिया जो है, क्या वो कोच सक्षम है कि वो भारत को जो है डेवलप्ड नेशन की ट्रॉफी दिला सके? जी हाँ दोस्तों, यहाँ से कंसेप्ट आपको थोड़ा माइंड जो है एनालिटिकल रखना पड़ेगा। आपको थोड़ी इन चीज़ों को कंपेयर करते चलना पड़ेगा कि मैंने इंडिया टीम का एग्जांपल क्यों दिया। मैं यहाँ पे जो आपको बहुत ही इजी वे में, क्योंकि यार क्रिकेट से हम बहुत लोग बहुत ही इजीली कनेक्ट कर पाते हैं, हम इंडियंस में क्रिकेट कूट कूट के भरा होता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना क्रिकेट का एग्जाम्पल दिया जाए। अब आपको ये तो बहुत क्लियर हो गया कि यार इंडिया की टीम को खुद तो एफर्ट करना ही पड़ेगा, अपना 100% देना ही होगा, क्योंकि ग्राउंड में उन्हें ही उतर के काम करना है। तो वैसे ही दोस्तों यहाँ पर भी बात आती है, जब हम 140 करोड़ लोगों की बात करते हैं तो वो हमारे देश के प्लेयर है, उन्हें ही जाके पार्टिसिपेट करना है, उन्हें ही जाके अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है, वही है जो हमारे इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। इसके पीछे का एक रीजन ये भी है कि मोदी जी का पहले का नारा क्या था, सबका साथ सबका विकास। इसमें क्या था कि यार साथ, फॉर एग्जाम्पल हमने 10 साल तक जो है मोदी जी को वोट दिया, मतलब साथ ही दिया, जितने भी जिन्होंने वोट दिए होंगे उन्होंने उनको साथ दिया होगा, तभी तो वो जो है सेंटर में अपनी गवर्नमेंट बना सके। अब बात आती है कि साथ तो दे दिया, सबका विकास करने की भी कोशिश कर रहे हैं, जो है हर घर योजना, मतलब अलग अलग स्कीम जो निकाली, सबका विकास करने की कोशिश कर रहे हैं, हर घर शौचालय या फिर जितनी भी स्कीम्स गवर्नमेंट की निकलती है उसके थ्रू वो क्या कर रहे थे कि सबका विकास कर रहे थे। अब बात आती है, उन्होंने एक नया नारा दिया, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास। उन्होंने ये नया वर्ड क्यों जोड़ दिया? कभी आपके मन में आया होगा कि यार ये सबका विकास सबका साथ क्यों मांग रहे? सबका साथ इसलिए मांग रहे हैं दोस्तों, क्योंकि उन्हें भी पता चल चुका है कि अगर आपको विकसित राष्ट्र बनना है तो किसी मेरे एक अकेले के करने से कुछ नहीं होने वाला है। मुझे उन 140 करोड़ लोगों का एफर्ट्स की जरूरत पड़ेगी, उन 40 करोड़ लोगों के योगदान की जरूरत पड़ेगी, इसलिए सबका साथ मांगा है उन्होंने, ताकि सब मिलकर जो है उस उद्देश्य को, जो शायद 100 साल लग जाएंगे जिसे पूरा करने में, अगर सिर्फ प्रधानमंत्री जी के या जिस स्पीड से हम चल रहे हैं सिर्फ उसी स्पीड से चलते रहे तो
लेकिन टारगेट हमने क्या रखा है 2047 का, तो डिफिकल्ट तो है। अब मैं आपको थोड़ा क्लियर करूंगी, क्योंकि आप लोगों के मन में थोड़ा मिथ होता है कि यार हम तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, 8% से जीडीपी ग्रो कर रही है, बाकी देशों की कुछ की तो माइनस में कर रही है, जो बल्कि डेवलप्ड नेशन है उनकी भी जीडीपी जो है माइनस में ग्रो कर रही है, या फिर कुछ ऐसे है कि 1 2 3 4 5% मैक्सिमम से जो है ग्रो कर रही है। लेकिन इंडिया की जीडीपी जो है 8 से 8% से ग्रो कर रही है, मतलब सबसे फास्टेस्ट इकोनॉमी इंडिया को कहा गया है। तो हम लोग थोड़े मिथ में आ जाते हैं कि यार सब कुछ तो ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ है, बन ही जाएंगे 2047 तक डेवलप्ड नेशन। लेकिन दोस्तों आज मैं आपका यही मिथ तोड़ूंगी, एंड इस मिथ को तोड़ने के पीछे का रीजन ये नहीं है कि आपको डीमोटिवेट किया जाए, जी नहीं दोस्तों, इसका रीजन ये है कि आपकी आंखें खुल जाए, आपको समझ आ जाए कि यार बहुत दूर तक जाना है और सिर्फ चल के फर्क नहीं पड़ेगा, हमें कहीं बार दौड़ना पड़ेगा, कई बार बस लेनी पड़ेगी, अलग अलग माध्यम लेने पड़ेंगे, तब जाके कहीं 2047 तक हम विकसित भारत बन सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस वीडियो में हम मेन बात आज करने वाले हैं, समझेंगे कि डेवलप नेशन होते क्या है, क्योंकि अब आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता चल चुका है कि आप यार एज अ प्लेयर काम कर रहे हो इस देश में, तो आपकी अहमियत क्या है आप समझ सकते हो, रिलेट कर सकते हो किसी टीम में एक प्लेयर की क्या अहमियत होती है। वही अहमियत आपकी इस विजन को कंप्लीट करने में है, उस ट्रॉफी को जीतने में है, जो कि है डेवलप नेशन की ट्रॉफी या टैग। सो अब आपको आपकी वैल्यू समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं, आपको ये पता तो होना चाहिए कि वो ट्रॉफी जो हमने जीतनी है वो है क्या, वो मिलती कैसे है, उसमें ऐसा क्या है कि हमें वो ट्रॉफी चाहिए ही, हमें डेवलप नेशन का टैग क्यों ही चाहिए। यार डेवलपिंग भी तो ठीक है, सब चीज़ तो है, आईएनजी और ईडी का ही तो फर्क है, जी नहीं दोस्तों, बहुत बड़ा फर्क है कि डेवलप नेशन और डेवलपिंग नेशन का। आज मैं थोड़ा आपको डिफ्रेंसिएशन बताऊंगी और बताऊंगी कि इंडिया 4th नंबर पर होने वाली, जीडीपी में 4th नंबर पर होने पर भी एक डेवलपिंग कंट्री क्यों है। ये सारे कंसेप्ट हम आगे जाके समझने वाले हैं इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन। अब बात करते हैं, सबसे पहले हम समझते हैं डेवलप्ड नेशन, कि डेवलप्ड नेशन होता क्या है। डेवलप्ड नेशन को समझने के लिए जो है 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस राष्ट्र में अगर आपको डेवलप नेशन बनना है तो आपके पास ये 3 क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना होगा। सबसे पहले जो है हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ, आपके देश में जो है हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ होनी चाहिए। हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ किसी एक चीज को लेकर नहीं बनता है कि अगर आप सोच रहे हो कि आपकी हेल्थ फैसिलिटीज आपके पास अच्छी है तो आप हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ वाले कंट्री बन चुके हो। वहां पे ओवरऑल देखा जाता है आपकी एजुकेशन कैसी है, आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसी है, आपकी हेल्थ फैसिलिटीज कैसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। सो इन सब चीजों को लेकर जो है हम बनाते हैं कि आपकी लेवल ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है, हाई है, लो है, मिडल है, किस लेवल पे हो आप। अगर आपकी हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ है तो डेफिनेटली आप जो है डेवलप्ड कंट्री में आते हो। अब बात करते हैं दूसरा क्या पैरामीटर है। दूसरा है डेवलप्ड इकोनॉमी। अगर आपके देश की इकोनॉमी डेवलप्ड हो चुकी है, अपने टॉप लेवल पर पहुंच चुकी है, आपके देश में जो है प्रोडक्शन भरमार हो रहा है, आप एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हो, दूसरी कंट्रीज़ की नीड्स को भी आप फुलफिल कर रहे हो, अगर आपकी इकोनॉमी पूरी तरह से डेवलप हो चुकी है तो आप एक डेवलप्ड कंट्री की कैटेगरी में आती हो। थर्ड है एडवांस टेक्नोलॉजी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है तो आपको डेवलप्ड नेशन की कैटेगरीज में जाना जाता है। फॉर एग्जांपल इंडिया जो है अभी बुलेट ट्रेन की बात करता है या फिर रेलवेज की विस्तार की बात करता है, बेस्ट क्यों करता है, क्योंकि डेवलप्ड नेशन में ऐसी चीजें होती है। अगर हम अमेरिका की बात करें, जापान की बात करें, अगर आप वहां पे जाओगे, इवन कि चाइना डेवलपिंग कंट्री होते हुए भी डेवलप्ड कंट्री की तरह बिहेव करता है, दिखता है। उसके पास हर तरह की एक से एक बुलेट ट्रेन है, एक से एक इक्विपमेंट्स है, जिसके बेस पर हम कह सकते हैं कि चाइना भी बहुत जल्दी डेवलप्ड कंट्री बनने वाला है। आई होप आपको ये 3 चीजें बहुत क्लियर हो गई होगी, जिसके बेस पर हम डिसाइड करते हैं कि कोई डेवलप्ड कंट्री है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अब बात करते हैं कि कौन से ऐसे पैरामीटर्स है जिस बेस पर हम डिसाइड करते हैं कि ये कंट्री डेवलप्ड है, ये कंट्री डेवलपिंग है और ये अंडर डेवलप्ड कंट्री है, मतलब कि डेवलप होने की कोशिश कर रही है। इन चीज़ों को हम कैसे कैटेगराइज करते हैं। अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात माने, उन्होंने जो है दुनिया को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले आती है लो इनकम कंट्रीज,
सबसे पहले आप इस चीज को रिलेट करते चलिएगा कि इंडिया कहाँ स्टैंड कर रहा है। मेरा ये सारा डाटा जो है, आपको मैं जो भी ये चीजें रिकॉर्ड बताऊंगी या फिर जो भी डाटा बताऊंगी, वो सिर्फ इसलिए नहीं कि यार आपको इंफॉर्मेटिव बनाना है या फिर आपको मुझे ये नॉलेज देनी है कि इंडिया क्या बोलते हैं अदर कंट्रीज कितने नंबर पर है या क्या है। इसका मोटिव एक ही है कि ताकि आप कंपेयर करते चलिए कि समझ सको कि यार इंडिया कहाँ स्टैंड कर रहा है। मेन मोटिव ये है कि आपको इंडिया के स्टैंड का पता चले, ताकि आपको पता चले कि बाकी कंट्रीज कहाँ है, डेवलप कंट्रीज, और हम कहाँ स्टैंड करें और यहाँ से यहाँ तक का सफर जो हम कैसे तय करेंगे। सो वो चीजें समझने के लिए मैं आपको पैरामीटर्स बताने वाली हूँ, अलग अलग डिग्रीज बताने वाली हूँ, जिससे हमें पता चलेगा कि इंडिया कहाँ स्टैंड कर रहा है। सो अब बात करते हैं पैरामीटर्स ऑफ डेवलप्ड नेशन। ऐसे कौन से पैरामीटर्स है जिस बेस पर हम डिफाइन करते हैं कि कोई देश डेवलप्ड नेशन है या नहीं। सो उसके लिए जो है वर्ल्ड बैंक ने 4 कैटेगरीज में जो है दुनिया को बांटा हुआ है। सबसे पहले आता है लो इनकम कंट्रीज, उसके बाद आता है लो मिडिल इनकम कंट्रीज, उसके बाद हाई मिडिल इनकम कंट्रीज, एंड उसके बाद आता है हाई इनकम कंट्रीज। अगर हम लो इनकम कैटेगरीज की बात करें तो वो आता है लीस्ट डेवलप कंट्रीज में। लो इनकम कैटेगरी लिस्ट डेवलप कंट्रीज। अगर हम बात करें लो मिडिल इनकम कंट्रीज और हाई मिडिल इनकम कंट्रीज, तो उन दोनों को हम डालते हैं डेवलपिंग कंट्रीज में। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया भी जो है डेवलपिंग कंट्रीज में आता है और चाइना भी डेवलपिंग कंट्रीज में आता है। आपके पास एक सवाल उठता होगा कि यार चाइना हमसे इतना आगे है, फिर भी वो डेवलपिंग कंट्री में ही क्यों रह रहा है? उसके पास तो हर एक फैसिलिटीज वैसी है जैसी एक डेवलप्ड नेशन के पास होती है। सो वो चीजें भी मैं आपको क्लियर करती चलूंगी। सो अब बात करते हैं हाई इनकम कंट्रीज में। जो हाई इनकम कंट्रीज होती है वो उन्हें हम कहते हैं डेवलप कंट्रीज। सो अगर हमें डेवलप्ड कंट्री बनना है तो हमें अपनी इनकम को हाई करना पड़ेगा, हाई लेवल पर ले जाना होगा। अब मैं बात करती हूँ कि इंडिया कौन से लेवल पे स्टैंड करता है। इंडिया स्टैंड करता है लो मिडिल इनकम कैटेगरीज में और चाइना स्टैंड करता है हाई मिडिल इनकम कैटेगरीज में। इसलिए जो है इन दोनों को हम जो है रखते हैं डेवलपिंग कंट्रीज में, इसलिए चाइना भी अभी जो है डेवलपिंग कंट्रीज में काउंट किया जाता है। जब चाइना जो है उतनी इनकम कलेक्ट कर लेगा, बिकॉज यार जो भी हम कंपैरिजन के बेस पर ही हम जो है डिफाइन करते हैं कि कोई कंट्री डेवलप्ड है या नहीं है। अब सबसे पहले अब बात कर लेते हैं थोड़े पैरामीटर्स की, समझ लेते हैं कि किस बेस कैसे कैसे जो है कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं जिस बेस पर ये डिफाइन किया जाता है। सो सबसे पहले बात करते हैं जीडीपी की। जी हाँ दोस्तों, जीडीपी मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। इसमें हम जो है एक देश की सीमा के अंदर एक साल के भीतर जितना प्रोडक्शन हो रहा है, चाहे वो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है या फिर गुड्स बनाए जा रहे हैं, उसकी जब वैल्यू को हम टोटल करते हैं, ओवरऑल करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा, इसको मैं जरा एग्जाम्पल के थ्रू समझा देती हूँ ताकि आप बहुत ईजिली समझ सको। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में कुछ चीजें बनती है, कुछ आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो। मान लो आपके घर में 5 सदस्य है और 5 सदस्य आप लोग जो है अलग अलग चीजें बनाते हो। कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है दूसरों को, कोई जो है कुछ गुड्स बना के बेच रहा है लोगों को, लेकिन बाहर से आके जो है पड़ोसी आपका आ जाता है और वो जो है आपके घर में आके आपके साथ कुछ चीजें बनाता है, उसे बेचता है। तो उसे भी जो है उस व्यक्ति के द्वारा बनाई हुई चीजों को भी जो है हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में ऐड कर लेंगे। मीन्स बस सीमा के अंदर होना चाहिए। जो भी कुछ भी भारत की सीमा के अंदर जो एक सीमा निर्धारित की गई है, वर्ल्ड मैप में दिखाई जाती है कि ये इंडिया का मैप है, तो उसके अंदर जितने भी गुड्स और सर्विसेज जब बन रही है, एक साल के अंदर प्रोवाइड की जा रही है, जब हम उनकी वैल्यू टोटल करते हैं तो उसे हम जीडीपी कहते हैं। इसलिए जो है भारत जो है चौथे नंबर पर आता है जीडीपी में। मीन्स जितना ओवरऑल प्रोडक्शन भारत में हो रहा है वो चौथे नंबर का प्रोडक्शन हो रहा है, चौथे नंबर की सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है और ओवर वर्ल्ड में और पूरे देश में। अब बात करते हैं सेकंड इज जीएनपी। जीएनपी होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन थोड़ा जीडीपी से ही रिलेटेड है, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि ये सीमा में निर्धारित नहीं है। ये सिर्फ बाउंड्रीज के अंदर निर्धारित नहीं कि आप एक देश की बाउंड्री के अंदर जितना प्रोडक्शन कर रहे हो या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। इसमें हम बात करते हैं आउट ऑफ नेशन। अगर कोई इंडियन सिटीजन अमेरिका में जाके प्रोडक्शन कर रहा है, वहां अपनी सर्विसेज दे रहा है, वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो उसे भी हम जो है अपनी इनकम में काउंट कर लेंगे, उसे भी हम जो है ग्रॉस प्रोडक्शन में, जीएनपी में ऐड कर लेंगे।
सो आई होप आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा जीडीपी में और जीएनपी में। अगर हम जीडीपी की बात करें तो इंडिया जीडीपी में चौथे नंबर पर स्टैंड कर रही है। फर्स्ट नंबर पर अमेरिका है, फिर सेकंड नंबर पर चाइना है, थर्ड नंबर पर जर्मनी है एंड फोर्थ नंबर पर इंडिया है। और अब मैं आपको थोड़ा डाटा बता देती हूँ कि कितना गैप है। हम चार कंट्रीज जो है पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पर जो कंट्रीज है उनकी जीडीपी में डिफरेंस कितना है। अगर मैं अमेरिका की जीडीपी की बात करूं तो उनकी जीडीपी है 29 ट्रिलियन डॉलर की। तो आप ये मल्टीप्लाई कर सकते हो इन रुपीज, ये कितना बनेगा, बहुत ज़्यादा अमाउंट बनेगा। क्योंकि अगर आप इंडिया के कंपैरिजन में देखें तो 29 ट्रिलियन और इंडिया की जीडीपी है 3.41 ट्रिलियन। सो यार 3 कहाँ और 29 कहाँ। तो अगर हम चाइना के अमेरिका के पास पहुंचने की बात करें तो 100 साल भी शायद कम पड़ेंगे और अमेरिका उस समय तक बहुत आगे जा चुका होगा। तो आप समझ सकते हैं कि हमें एज अ इंडियन कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है इन चीज़ों को पूरा करने के लिए या फिर डेवलप नेशन बनने के लिए। अगर हम चलो अमेरिका को छोड़ो यार, कि आप बोल सकते हो कि यार अमेरिका तो बहुत पहले से जो है इंडस्ट्रियलाइज्ड जो है कंट्री है, वो तो बहुत पहले से ग्रो कर रहा है। हमारे ऊपर तो इतनी आक्रांताओं ने हमले किए, इतने साल तक हम जो है दूसरों की गुलामी में रहे। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, लेकिन फिर भी हम चाइना के साथ तो अपना कंपैरिजन कर ही सकते हैं ना। चाइना, क्योंकि पाकिस्तान के साथ तो यार कंपैरिजन करने से रहे, क्योंकि हमेशा कंपैरिजन अपने से ऊपर वालों से के साथ होना चाहिए। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं अब चाइना की। अब यार देखो, चाइना और हमने साथ साथ ही ग्रो करना शुरू किया था। लेकिन हाँ, ये बोल सकते हैं कि भाई इंडिया ने थोड़ा लेट किया। 1992 में जो है इंडिया ने अपनी सीमाएं खोली दूसरे देशों के लिए आने के लिए, ताकि वो भी यहाँ पे आके व्यापार कर सके। लेकिन अगर हम जर्नी की बात करें तो शुरुआत हम दोनों की एक साथ ही हुई है। लेकिन अगर हम चाइना की जीडीपी की बात करें आज की डेट में तो वो है 18 पॉइंट समथिंग अप्रॉक्स जो है जीडीपी है चाइना की। 18 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी चाइना की है। कहाँ 3 ट्रिलियन और कहाँ 18 ट्रिलियन। तो यार इन चीज़ों को देख के मैं आपको कोई डीमोटिवेट नहीं करने वाली हूँ यहाँ पे कि यार चाइना के साथ चाइना हमसे इतना आगे है, उसको कैसे पीछे करेंगे या फिर उसके बराबर कैसे पहुंचेंगे। सो ये चीज़ें हमें सीखने की ज़रूरत है, ना कि डीमोटिवेट होने की। हमें समझने की ज़रूरत है कि हमें उन लोगों से डबल मेहनत करनी होगी एज कम्पेयर टू दोज कंट्रीज हु आर ऑलरेडी डेवलप्ड और हु आर इन द हाई मिडिल इनकम कैटेगरीज। सो अब अगली बात कर लेते हैं पर कैपिटा इनकम की। हमने जीडीपी समझ लिया, जीएनपी समझ लिया, अब पर कैपिटा इनकम, ये आपकी आंखें खोलने वाली है दोस्तों। हम एज अ जीडीपी होल्डर कि भाई हम 4th नंबर पर स्टैंड करते हैं, आप शॉकिंग हो जाएंगे जब आप पर कैपिटा इनकम सुनेंगे भारत की। बहुत ही कम है दोस्तों एज कम्पेयर टू हमसे नीचे जो जीडीपी में हमसे नीचे है, उनकी पर कैपिटा इनकम भारत से अच्छी है। बहुत से ऐसे देश है जिनकी पर कैपिटा इनकम भले जीडीपी कम है लेकिन पर कैपिटा इनकम उनकी भारत से ज़्यादा है, इसलिए वो डेवलप्ड नेशन कहलाते हैं। क्योंकि बहुत सारे डेवलप्ड नेशन ऐसे हैं जो जीडीपी के मामले में भारत से कम है लेकिन वो डेवलप्ड कहलाते हैं, बिकॉज वहाँ पे हर तरह की वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल है जो एक डेवलप्ड नेशन में होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम पहले मैं बता दूं कि होता क्या है। पर कैपिटा इनकम मीन्स प्रति व्यक्ति आय, मतलब एक साल के अंदर एक व्यक्ति कितना कमाता है। एंड यार इसको भी हम सही फिगर नहीं मान सकते हैं कि एक व्यक्ति हमारे देश में उतना ही कमा रहा है, क्योंकि हमें बहुत अच्छे से पता है कि हमारे देश में जो है इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन जो है, गैप जो है वो बहुत ज़्यादा है। या तो फिर हमारे देश में बहुत ज़्यादा रिच लोग हैं या फिर बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं या फिर मिडिल क्लास लोग हैं, लेकिन रिच और पुअर के बीच का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा है। बहुत लोग हमारे पास ऐसे हैं जिन, अगर हम मुकेश अंबानी जी की बात करें, मीन्स रिलायंस की बात करें, तो उनके पास जो है 10% ऑफ जीडीपी और 7-8% ऑफ जीडीपी वो होल्ड करके रखते हैं यार। तो आप समझ सकते हैं कि जितना इस पे, जैसे मान लो इंडिया का अगर हम बात करें पर कैपिटा इनकम तो 2400 अप्रॉक्स है। इन डॉलर्स में हम बात कर सकते हैं तो ये इंडियन रुपीज में हो जाएगा 2 लाख कुछ। क्या हमारे देश में हर व्यक्ति सालाना 2 लाख रुपए कमाता है? लेकिन क्योंकि यार नहीं कमाता है, क्योंकि उनकी काउंटिंग भी हमारी इनकम में हो रही है जो शायद लेके बैठे हैं 7-8% ऑफ जीडीपी का। तो हमें समझने की जरूरत है कि इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छे से होना चाहिए। और मैं यार उस सपोर्ट में बिल्कुल भी नहीं हूँ कि अमीरों का पैसा लेके जो है गरीबों में बांट दो, नहीं, वो कोई जो है सही तरीका नहीं है। अगर अमीरों से जो है पैसा ले लो आप, गरीबों में बांट दो, तो हमें अमीर नीचे आ जाएंगे, गरीब ऊपर आ जाएंगे, लेकिन हमारी कोई ग्रोथ नहीं होगी।
वहीं के वहीं स्टैंड आ जाएंगे, जो अमाउंट है वो तो वही रहने वाला है ना। सो बेटर है कि गरीब लोगों को भी ऊपर उठाया जाए और उन्हें भी अमीर बनाया जाए, मीन्स उनकी पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज की जाए। सो आपको जीडीपी समझ आ गई होगी। ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रही हूँ, ये पैरामीटर्स है, किसी भी नेशन को डिफाइन करता है कि वो कितना डेवलप्ड है, या डेवलपिंग स्टेज में है, या अंडर डेवलप्ड कंट्री है। तो ये सारे वो पैरामीटर्स है। अगला जो पैरामीटर है वो है स्टेबल गवर्नमेंट, या फिर जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात हम यहाँ कर सकते हैं। अगर किसी देश में जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है ना, तो वो देश डेफिनेटली ग्रो करता है। अगर हम बात करें कि इंडिया इतना जो है, मान लो 10-12 साल में वो जो है 11वीं-12वीं इकोनॉमी होने के, जीडीपी की इकोनॉमी जो है, जीडीपी में उस टाइम स्टैंड करता था 11वीं-12वीं नंबर पे। 4th नंबर पे पहुंचने का टारगेट कैसे अचीव करा? बिकॉज इंडिया में एक स्टेबल गवर्नमेंट थी। यहाँ पे एक स्टेबल गवर्नमेंट होने के कारण ही हमने ये पॉसिबल कर पाया कि हम जो है 11-12 नंबर से या फिर 10-9 नंबर से जो है 4th नंबर पर पहुंच सके। अब बात करते हैं, क्या हमें गवर्नमेंट चेंज नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि दूसरी गवर्नमेंट हमसे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं तो डेफिनेटली चेंज करनी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट जो 5 साल के लिए बनती है उसमें बिल्कुल चेंजेस नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान ने आज तक कभी अपना 5 साल का टेन्योर पूरा नहीं करा है, इसलिए वहां पे कभी भी जो है स्टेबल गवर्नमेंट नहीं आ सके। स्टेबल गवर्नमेंट हम ये नहीं कहते कि यार वो 50 साल तक शासन करे। स्टेबल गवर्नमेंट मीन्स जितना उनको टाइम पीरियड दिया गया है 5 साल का, वो उसे पूरा करे और बहुत ही अच्छे से पूरा करे और स्टेबल गवर्नमेंट के साथ पूरा करे, क्योंकि स्टेबल गवर्नमेंट हेल्प करती है अच्छे डिसीजन लेने में। सो ये एक पैरामीटर हो जाता है। और भी बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स है कि आपकी वैल्यू ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना आप ग्रो कर रहे हो, कितने तेजी से आप इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रहे हो, क्योंकि यार एट द एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ही है जो हमारे बिजनेसेस को सपोर्ट करता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक जगह से दूसरी जगह पर सामान पहुंचाना है, ट्रांसपोर्ट करना है, तो उसके लिए आपको रेलवेज, रोडवेज, एयरवेज, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और अगर आपके पास ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि ये डेफिनेटली श्योर है कि आपके वहाँ से जो है कोई भी दूसरी कंट्रीज से नहीं आने वाले हैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए। सो इन चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं कि इन ये सारी चीज़ें बताने का क्या मोटिव है। अब मैं आपको इस मोटिव के पीछे का सबसे बड़ा कारण बताने वाली हूँ, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। आई थिंक आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ फर्स्ट बार सुन रहे होंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता क्या है, या फिर ये क्या चीज़ है। तो ये एक रैंकिंग दी जाती है। ह्यूमन डेवलपमेंट एक एजेंसी है वर्ल्ड लेवल पे, वो जो है रैंकिंग करती है डिफरेंट कंट्रीज को कि वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। अब अगर हमें किसी कंट्री को रैंकिंग देनी है तो उसके लिए कोई बेस होना चाहिए जिस बेस पर हम जो है रैंकिंग प्रोवाइड करें किसी कंट्री को। फॉर एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि यार क्या मैं बात कर रही हूँ। मान लो आप एक क्लास में टीचर हो, आपको जो है डिफाइन करना है कि यार टॉप स्टूडेंट कौन है। 50 लोगों की 50 बच्चों की जो है वो क्लास है, वहां पे आपको रैंकिंग देनी है, हर बच्चे को एक एक रैंकिंग देनी है। तो आप किस बेस पे करोगे? आप 3 पैरामीटर रख लोगे। फॉर एग्जाम्पल, जो एजुकेशन में बहुत अच्छा है, दूसरा स्पोर्ट्स में कौन अच्छा है, या फिर कॉन्फिडेंट कौन है। मान लो आपने 3 पैरामीटर्स रख ली। इन 3 पैरामीटर के बेस पे अगर आप किसी की रैंकिंग कर रहे हो तो उसे हम इंडेक्स कह सकते हैं। भाई आपने एक इंडेक्स बना लिया, रैंकिंग कर दी हर स्टूडेंट की कि ये स्पोर्ट्स में भी अच्छा है, एजुकेशन में भी अच्छा है, कॉन्फिडेंस भी अच्छा है, तो उसे फर्स्ट रैंक दे दिया। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी जो है वैसे ही हमने 3 फैक्टर्स के बेस पे जो है ये इंडेक्स बनाया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यार कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं। सो सबसे पहला फैक्टर है आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी की, भाई आप कितने साल तक जो है जी सकते हो। वो डिपेंड करता है कि यार आपके पास हेल्थ फैसिलिटीज़ कैसी है, आपके पास क्या बेस्ट हेल्थ फैसिलिटीज़ है। अगर अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ है तो डेफिनेटली है कि आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी ज़्यादा होगी, वहाँ पर जीने वाले लोगों की जो उम्र है वो ज़्यादा होगी। सेकेंड थिंग है आपकी एजुकेशन कितने बच्चे जो है बहुत जल्दी जो है ड्रॉप आउट कर रहे हैं। बिकॉज यार अगर बच्चे जल्दी ड्रॉप आउट कर रहे हैं, मान लो 13-14 साल में पढ़ाई छोड़ रहा है, मतलब वहाँ का एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है। हम ये चीज़ समझ सकते हैं, वहाँ के एजुकेशन सिस्टम में कोई ऐसी कमी है कि बच्चा आगे परस्यू नहीं करना चाहता है, अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं करना चाहता है। अगर हम बेसिक जो है एवरेज स्टैंडर्ड समझे कि कौन सा ऐसा स्टैंडर्ड है जिस बेस पर हम कहते हैं कि यार ये कंट्री जो है अच्छा एजुकेशन सिस्टम लेके चल रही है, तो 18-19 साल तक अगर स्टूडेंट अपनी एजुकेशन कंप्लीट करता है तो उसे हम जो है काउंट कर सकते हैं कि एजुकेशन अच्छी है। सो फर्स्ट आ गई आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सेकंड आ गई एजुकेशन,
थर्ड आ गई पर कैपिटा इनकम। सो इन 3 चीजों को लेकर जो है प्रति व्यक्ति आय आपकी कितनी है, तो इन 3 चीजों को लेकर जो है ये इंडेक्स बनाया जाता है। अब आपके मन में क्यूरियोसिटी हो रही होगी, यार इनकम देखी जा रही है, एजुकेशन देखी जा रही है, हेल्थ देखी जा रही है, ये तो तीनों चीजें वही है जो सबसे ज्यादा नीडेड है किसी इकोनॉमी के लिए, तो यार इंडिया का क्या रैंक है? सो इंडिया का रैंक अगर मैं आपको बताऊंगी ना, यू विल बी शॉक्ड गाइस। जी हाँ, उस इंडिया का जो रैंक है वो है 134। ये टोटल कंट्रीज कितनी है वर्ल्ड में? अप्रोक्सीमेटली 193, 94 या 95, और उसमें इंडिया स्टैंड कहाँ कर रहा है? 134 कंट्री, मतलब 133 कंट्रीज इंडिया से आगे है यार। उनके पास हमारे से अच्छी एजुकेशन है, उनके पास हमारे से अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज है, इसलिए तो हेल्थ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है ना वहां पे, उनकी हमसे ज्यादा इनकम अच्छी है। सो समझो कि सिर्फ जीडीपी में 4th रैंक लाने से क्या इंडियन इकोनॉमी जो है नंबर 1 पे आ जाएगी, या फिर इंडिया जो है डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा? नहीं, उसके लिए उन्हें इन 3 पैरामीटर्स को कवर अप करना होगा। उन्हें बेस्ट हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी होगी, बेस्ट जो है एजुकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी होगी, और इनकम स्टैंडर्ड को बढ़ाना होगा, प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना होगा, तभी जो है इंडिया ग्रो कर सकता है। आई होप यार आपको रियलिटी का पता चला होगा, एंड ये रियलिटी वो है जो हम इंडियंस नहीं जानते। हम बस न्यूज़ मीडिया को सुनते रहते हैं कि यार हम डेवलप नेशन बनने वाले हैं, वाह हम चौथी ग्रोइंग इकोनॉमी बन चुके हैं, 4th नंबर पर हम स्टैंड कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये सब काफ़ी नहीं है यार। यू नो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, कि यार वो इतनी कम जीडीपी होने के बावजूद भी इंडिया के से ज़्यादा आगे है, वो डेवलप्ड कंट्री कहला रही है, इंडिया डेवलपिंग कंट्री कहला रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन। अगर हम इंडिया की पॉपुलेशन से जीडीपी को डिवाइड करते हैं तो बहुत कम अमाउंट आ जाता है। अगर शायद इंडिया की पॉपुलेशन कम होती तो इंडिया की जो है प्रति व्यक्ति आय ऑटोमेटिकली बढ़ जाती। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि हमें इंडिविजुअली क्यों एफर्ट करने की जरूरत है, क्यों अंबानी अडानी की मेहनत करने से सिर्फ इंडिया ग्रो नहीं करेगा, क्यों हर व्यक्ति को अपनी जो है इंडिविजुअल कैपेसिटी को शो करना होगा। मेरा मोटिव इस वीडियो को यही कहना है कि यार आप थोड़े जागरूक हो जाइए, आप थोड़ा समझ जाइए कि हम कहाँ स्टैंड करें और हमें कहाँ पहुँचना है। क्योंकि यार सिर्फ कह देने से तो, लाल किले से कह देने से तो ये संभव नहीं होगा, हमें थोड़ा इन चीज़ों को सीरियसली लेना पड़ेगा। अगर आप रियलिटी में चाहते हो कि यार विकसित बनना है, यार मैं आपको बता दूं कि विकसित देश में क्या होता है, क्योंकि यार अगर आपने विकसित देश देखा ही नहीं है कि क्या फैसिलिटीज मिल रही है, तो आप इच्छा ही क्यों करोगे, आप चाहोगे क्योंकि मुझे भी बनना है ये चीज़। फॉर एग्जाम्पल आपको पता ही नहीं है कि आईपीएस बन के, एचएएस बन के क्या फैसिलिटीज मिलती है, तो आप शायद कभी सोचोगे भी नहीं कि मुझे आईपीएस, एचएएस, आईएएस बनना है या मुझे बिजनेसमैन बनना है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि इसके फायदे क्या है। अगर आपको फायदे पता चल जाते हैं तो डेफिनेटली आप उस चीज़ के लिए एफर्ट्स करते हैं, तभी शायद हमारे देश में 10-10 लाख लोग यूपीएससी का फॉर्म भरते हैं, आईपीएस के लिए जो है कोशिशें करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यार ये बन जाएंगे तो क्या क्या फायदे होंगे, कैसे वो हेल्प कर सकते हैं, कैसे वो फाइनेंशियली ग्रो कर सकते हैं, हर चीज़, या फिर बिजनेसमैन बन के कैसे वो ग्रो कर सकते हैं। वैसे ही एक डेवलप नेशन की बात आती है यार, वहाँ पे आपको हर तरह की अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती है, ट्रांसपोर्ट आपका अच्छा होता है, गवर्नमेंट आपको इतना सपोर्ट करती है कि आपको जो है बुढ़ापे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इतनी अच्छी इनकम अपने पास रख सकते हो, आप सेविंग्स इतनी अच्छी कर लेते हो कि आपको रिटायरमेंट आप बहुत जल्दी ले सकते हो। हमारे देश में 60 70 साल तक लोग रिटायरमेंट नहीं लेते हो, आप जितनी जल्दी चाहे उतनी जल्दी रिटायरमेंट ले सकते हो। आप अपने इंटरेस्ट को आगे करती है, बहुत अच्छी मिलती है आपको, एजुकेशन टॉप लेवल की मिलती है। अमेरिका की क्यों ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आप ओलंपिक्स की भी बात करें, वहाँ पे जितने इंडिया ने टोटल मेडल नहीं जीते हैं ना, अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी ने अकेले उतने मेडल्स जीते हुए हैं, उससे ज़्यादा मेडल जीते हुए। यार अगर एक देश अकेला वो एक देश होता ना, तो वो भी एक मतलब तीसरे चौथे नंबर पर आ रहा होता वो यूनिवर्सिटी भी। होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होगी कि डेवलप नेशन बनने के क्या फ़ायदे हैं, और जो है डेवलप नेशन के पैरामीटर्स क्या क्या है। और अब मैं थोड़े आपको एक छोटी सी चीज़ बता देती हूँ कि अगर हमें इस चैनल के पीछे का मोटिव ना एक ही है यार,
कि आपके हर व्यक्ति के मन में जो है ये बीज डाला जाए कि उसे डेवलप्ड नेशन बनना है, उसे भी कंट्रीब्यूट करना है डेवलप्ड नेशन के लिए। क्योंकि यार जब तक पूरा देश नहीं लगेगा ना इस उद्देश्य को लेके, इस ऑब्जेक्टिव को लेके, आई डोंट थिंक ये चीज़ पॉसिबल है। एंड अगर आप सोचते हो कि यार मेरे एक अकेले के करने से क्या होगा, या मैं अकेले क्या कर सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो खुद से अपना इनिशिएटिव देना चाहते हैं कि मैं भी कंट्रीब्यूट करूँ देश को विकसित देश बनाने के लिए, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता है कि वो ऐसे क्या चीज़ें कर सकते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो इस चैनल का उद्देश्य ही ये है कि आपको उन चीज़ों से रूबरू करा जाए, आपको बताया जाए कि एज अ इंडिविजुअल आप कैसे जो है कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये तो एक बस इंट्रोडक्टरी वीडियो था समझाने के लिए कि यार हम कहाँ स्टैंड करें, हमें कहाँ पहुँचना है। आगे आने वाली वीडियोज़ में आपको हर तरह की चीज़ें मिलती रहेगी जिसमें हम समझेंगे कि इंडिविजुअल का क्या कंट्रीब्यूशन है, एक इंडिविजुअल कैसे जो है कंट्रीब्यूट कर सकता है डेवलप नेशन बनाने में। सो ऐसी बहुत सी वीडियोस आपको आने वाले टाइम में मिलने वाली है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। एंड यार अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हो, इस वीडियो को फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दूसरी चीज़, अगर आपको लगता है कि मैं कुछ सुझाव दे सकता हूँ या फिर दे सकती हूँ कि कैसे मैं और ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकती हूँ, आपको लगता है कि यार इस टॉपिक पर बात करनी चाहिए, इस टॉपिक पर अगर हम बात करेंगे तो शायद देश को और ज़्यादा फायदा हो सकता है, वो आप मुझे रिकमेंड कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। सो कमेंट बॉक्स आपके लिए बिल्कुल खुला है। और लास्ट थिंग, अगर आप इस वीडियो को जो है एंड तक देखा है तो कुछ ना कुछ समझ आया होगा, कुछ ना कुछ अच्छा भी लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से हमें समझ आता है कि कितने लोग जो है इस चीज़ को पसंद कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि यार ये वीडियो कुछ खास नहीं है या फिर इसमें वो चीज़ नहीं है जो मुझे चाहिए, तो आप इस वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हो। ऐसी कोई कंपल्सरी नहीं कि आपको लाइक ही करना है, बट अपना एक एक्सप्रेशन दीजिए। ये एक्सप्रेशन होता है सामने वाले का, जिससे हम समझ सकते हैं एज ए यूट्यूबर, एज अ कंटेंट क्रिएटर कि आपको क्या चीज़ें पसंद आ रही है क्या नहीं। सो थैंक यू सो मच, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। जय हिंद।